चलो बच्चों, हम लोग एक कॉपी का एज एन एग्जांपल ले रहे, किस तरह से तुम लोगों को अपनी आंसर शीट में सारे के सारे आंसर रिप्रेजेंट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा इधर देखो, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, एमसीक्यू में कई बच्चे क्या करते हैं, अपना आंसर रिप्रेजेंट करके केवल 1 का सी यहां लिख के छोड़ देते हैं। यहां नहीं छोड़ना, बकायदा अपना जो ऑप्शन है चूज करा है उसे यहां पे रिप्रेजेंट करना मत भूलना। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, जो भी तुम्हारा आंसर है ए बी सी उसको यहां पे रिप्रेजेंट करना और उसमें क्या आंसर है उसे यहां पे लिखना है। उसके लिए बता देता हूं, रब वर्क के लिए, रब वर्क के लिए जैसे यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन मार्क करके यहां पे बकायदा रब वर्क मेंशन कर लेना और लास्ट में जब कॉपी सबमिट करते हो उससे पहले इसे क्रॉस कर देना। यानी ऊपर लिखा भी है रब वर्क, क्रॉस नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, नहीं तो बाद में क्रॉस कर देना। दूसरा देखो, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कुछ भी क्वेश्चन रहा होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है जैसे 2 to 4 दे रखा है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसमें पूछा हुआ है रिएक्टेंट के आगे दे देगा एक्स वाई जेड कुछ भी, नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितने कितने होंगे, ऐसे अपना आंसर दे दिया अलग अलग। तो बकायदा उसने आंसर लिखा हुआ है क्या है, तुम्हें भी अपना आंसर ऐसे ही लिखना है। जैसे ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में बकायदा इक्वेशन लिखी हुई है, इसका मतलब 4 इक्वेशन दी होंगी, पूछा होगा डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी रिएक्शन है, हमने आंसर चूज करा है और बकायदा उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। मेरा कहने का मतलब है अपना जो भी ऑप्शन चूज करोगे उस ऑप्शन के साथ, उस ऑप्शन के अंदर आंसर क्या है उसे रिप्रेजेंट करना मत भूलना। और रब वर्क के लिए बार बार रोटेट करके कॉपी के पीछे मत जाना, साइड वाला पोर्शन रब वर्क में यूज करना, क्योंकि एमसीक्यू में ये वाला पेज इधर का साइड का खाली रहता है। आ रहा है समझ में? तो इसको यूज कर लेना एज इट इज। देखो सारे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं वो इस तरीके से ही दे रखे हैं। आ रहा है समझ में? इसी को ही ले जाते हैं ऊपर। अरे आजा भाई। ये देखो, ये दूसरा पेज है। अगर दूसरे पेज की बात करें, ये देखो ये सारे ऑप्शन ऐसे ही चूज कर रखे हैं, बकायदा पूरा पूरा आंसर लिखा हुआ है, यहां पर कोई रब वर्क नहीं है। अगर तुम्हें यूज करना था तो रब वर्क यूज कर सकते हैं इस पोर्शन को बना के, लेकिन अपना आंसर पूरे पूरे ऐसे ही रिप्रेजेंट। कोशिश ये करना जिस ऑप्शन का अभी तुम्हें आंसर ना आ रहा हो उसका स्पेस यहां पे छोड़ देना, और जब भी ऑप्शन हमने चूज करा है तो जैसे एमसीक्यू वाला पोर्शन चूज कर रहे हैं और करने लग रहे हैं हम लोग, बकायदा ऊपर लिख देना सेक्शन ए। यानी सेक्शन ए के 1 to 20 जितने भी क्वेश्चन है वो हमने साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लगता है कि अभी आंसर नहीं लिखेंगे, 2 लाइन से ज्यादा उसका आंसर होगा नहीं, तो 2 लाइन के आगे गैप भी छोड़ सकते हो कि लगे कि बाद में कर लें, हमारा गलत है या नहीं है, केवल उस केस में। सीरियल नंबर ऑप्ट करते चलोगे, यानी सेक्शन ए में 1 to 20 हमने रिप्रेजेंट कर दिए, जिसका आंसर आए वो लिख दो, जिसका नहीं आए वो रोक के रख लो थोड़ी देर। कटिंग कम से कम होनी चाहिए बेटा। कटिंग एक ऐसी चीज है, कटिंग क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन को खराब करता है। आ रहा है समझ में? एक तो कॉपी का फर्स्ट पेज स्टार्ट हुआ, एमसीक्यू आया, अगर पहले से ही कटिंग स्टार्ट हो गई तो कॉपी की रिप्रेजेंटेशन को खराब करता है। तो कॉपी की रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन करने के लिए जिसका आंसर ना आए उसे थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ दो, जो आए उसे ऑप्ट करते चले जाओ। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे आप तुम लोग देखो, इसमें देखो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज और रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, यानी 2-2 पॉइंट लिख रखे हैं। अब ये 2 पॉइंट नहीं है, ये 12th क्वेश्चन है, वो रब हो गया होगा। आ रहा है समझ में? 11, 12, 13 इधर से ही पता लग रहा होगा। बकायदा इसका आंसर, और अपने एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में एटलीस्ट 1 लाइन का गैप रखना ऑप्शन में। जैसे ये है 2 लाइन में आंसर आ गया तो 1 लाइन का गैप देके इधर दे दिया, बकायदा तुम्हारे विजिबल हो सारे के सारे ऑप्शन की हमने क्या चूज करा है। ये देखो सारे ऑप्शन विजिबल हैं। आ रहा है समझ में? कॉपी नहीं बचानी है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी और मिल जाएगी वहां पे। अपने आंसर को विजिबल रखना। ये जितने भी हमने ऑप्शन चूज करे हैं देख लो सारे विजिबल हैं, ये सारे के सारे। ये सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, रब वर्क राइट साइड में रहेगा, हमारे आंसर इस साइड में रहेंगे, ऑप्शन के साथ बकायदा उस ऑप्शन का आंसर में जरूर लिखना क्या ऑप्ट करा है हमने। आ रहा है समझ में? देखो अब आगे की तरफ मूव करते हैं। 16 क्वेश्चन तक, यानी 15 क्वेश्चन तो हमारे एमसीक्यू होंगे,
15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, यानी 17, 18, 19, 20 चार क्वेश्चन किसके रहेंगे? असर्शन और रीजनिंग के रहेंगे। आ रहा है समझ में? असर्शन रीजनिंग में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि ऑप्शन कैसे चूज करते हैं? असर्शन रीजनिंग में ऑप्शन ऐसे चूज करे जाते हैं, अपना आंसर ए बी सी डी में दिया जाता है। अगर हमारा असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट और रीजन का मतलब होता है उसका कंक्लूजन। अगर हमारा असर्शन यानी स्टेटमेंट का सही कंक्लूजन नीचे दिया हुआ है, दोनों चीजें सही है, तो आंसर क्या होगा? ए। आ रहा है समझ में? बी, अगर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी। सी ऑप्शन कब चूज करा जाएगा? जब असर्शन सही है, जो कंक्लूजन है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। ना तो असर्शन सही है, केवल असर्शन जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट है वही गलत है, तो आंसर क्या है? डी। हमें यह नहीं देखना कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। आ रहा है समझ में? इस केस में भी आंसर चूज करने से पहले देखो बकायदा 18th का क्या है? डी लिखा हुआ है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आ रहा है समझ में? बी, assertion and reason is correct but reason is not correct explanation of A। यानी जो उसने ऊपर ऑप्शन दिए थे ना ए बी सी डी, यहां पे लिख के दिया था, तुमने जो ऑप्शन चूज करा वो लिखो, और ये ऑप्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन से स्टेटमेंट को, वो आगे लिख दो। आ रहा है समझ में? कई बार हम एबीसीडी करके छोड़ देते हैं, एक लाइन लिख दोगे तो वेल एंड गुड। आ रहा है समझ में? यानी असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट के बाद बता दोगे तो बेटर रहेगा। जैसे ही हमारा ऑप्शन दूसरा चालू हुआ, यानी सेक्शन दूसरा चालू हुआ, रिप्रेजेंट करोगे यहां पे कौन सा ऑप्शन सेक्शन चालू हो गया हमारा? बी। देखो सेक्शन में क्वेश्चन नंबर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सेक्शन का क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में मत डालना। मेरा कहने का मतलब है सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऊपर नीचे कर सकते हो। आ रहा है समझ में? जिसका आंसर तुम्हें पहले आता है पहले ऑप्ट कर लो, कोई दिक्कत, लेकिन सेक्शन ए का आंसर बी में मत देना। जहां पे भी टीचर को डिस्टरबेंस लगने लग जाती है ना, अपने आप मार्क्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। आ रहा है समझ में? चॉइसेस के क्वेश्चन देखो, हम स्मार्टनेस नहीं दिखा सकते। चॉइसेस के क्वेश्चन में ये कभी भी मत सोचना कि मेरे को एक चॉइस के तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, दूसरी के दोनों नहीं आते तो मैं इसी के दोनों कर देता हूं। वहां पे कॉपी चेक करने वाला क्या है, स्टार्टिंग की 5 कॉपी चेक करके उसके माइंड में फीड हो जाता कौन सा चॉइस वाला क्वेश्चन है, कौन सा विदाउट चॉइस वाला है। आ रहा है समझ में? तो दोनों चॉइस के क्वेश्चन नहीं करना, अगर और लगा हुआ है तो एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना। ये मत सोचना कि दोनों अटेम्प्ट करके टीचर दोनों मार्क्स दे देगा। अगर ये गलती उसने पकड़ ली और दूसरी बार भी तुमने सेम गलती करी, हो सकता है तुम्हारे सही आंसर को भी काट दे, क्योंकि बच्चा ओवर स्मार्टनेस दिखाएगा तो टीचर भी दिखा सकता है। और कॉपी तुम ऑब्जर्व करने नहीं जा रहे वहां पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। आ रहा है समझ में? कॉपी की रिप्रेजेंटेशन हम अपनी तरफ से अच्छी रखेंगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। देखो सेक्शन बी, अब जर्नल कोई भी क्वेश्चन होगा, अब हमें पता है सेक्शन बी कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे यहाँ पे? 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 या 3 लाइन से ज्यादा आंसर मत करना। आ रहा है समझ में? 2 या 3 लाइन से ज्यादा आंसर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है 21 का ए पार्ट, आंसर दे दिया 2 लाइनों में। केमिस्ट्री की अगर क्वेश्चन है तो अपने आंसर को विद इन केमिकल रिएक्शन के साथ बताओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। केमिस्ट्री के हैं। आ रहा है समझ में? फिजिक्स के हैं तो फॉर्मूले और इक्वेशन, फॉर्मूले और यूनिट पे ध्यान देना। और अगर बायो का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम मत बनाना। डायग्राम कहां से चालू करोगे? 3 नंबर या उससे ऊपर वाले में। आ रहा है समझ में? अब जैसे इसके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए इसने, यहां पे देखो इसमें रबर की जरूरत यहां पे नहीं पड़ी, ब्लड हो जाएगा, थोड़ा सा और फैलाएंगे। अब देखो आंसर ये दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड इट्स कलर इज ब्लैक। क्वेश्चन ये आया होगा कि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसे होता है और कॉपर ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है। चैप्टर के क्वेश्चन से पता लग रहा होगा किसका है, मेटल है नॉन मेटल। मेटल ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो ब्लैक होता है? तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट। आ रहा है समझ में? हीट यहां पर लिया बेटा। अच्छा मेरे को एक चीज देख के बताओ, हीट अगर यहां पे यूज करी है, हीट अगर यहां पे यूज करी है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है? याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना। हीट अगर यहां पे यूज करी है तो रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक।
और हीट अगर यहां पर गिवन होती है, यानी हीट रिएक्शन में निकल रही है, तो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चैप्टर 1 में क्वेश्चन के साथ यह भी पूछा जाता है, बैलेंस द रिएक्शन, और इट इज बिलोंग्स टू दी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आ रहा है समझ में? इस चीज पे भी ध्यान देना। ये चीज समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार कॉपी में पूरी दिखा देता हूं, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। 23rd क्वेश्चन देखो। अब इस 23rd क्वेश्चन में क्रैम्प्स आर कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब हम एक्सरसाइजेस ज्यादा कर लेते हैं तो किस एसिड की फॉर्मेशन की वजह से हमारी मसल्स में क्या होने लगता है? पेन होने लगता है। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कौन सी साइकिल है? ये ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसे बोलते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ पार्शियल होगा, फुल्ली एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होगा? देखो एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बीच में होता है पार्शियल रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में, अब यहां पे क्वेश्चन आ गया तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं? याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन में पूछा जाता है बाकायदा, एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी कितने बनते हैं? 36। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं? 2 एटीपी। और पार्शियल रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं? पार्शियल में भी कितने बनते हैं? 2 एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म तो सबको पता होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं हम बॉडी में एनर्जी जनरेट करते हैं, और वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है? एटीपी की फॉर्म में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी बनते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी बनते हैं, और पार्शियल रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं? 2 एटीपी। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है? ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग्स के अंदर। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है बेटा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ फर्मेंटेशन बोल दो, फर्मेंटेशन के अंदर जिसमें भी अल्कोहल फॉर्म करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मेन प्रोडक्ट होता है तुम्हारा अल्कोहल। पार्शियल रेस्पिरेशन के अंदर मेन प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और इसके अंदर मेन प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज। बेटा अब ये क्वेश्चन दिखा था इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, मैंने साथ में ले लिया। आ रहा है समझ में? एरोबिक रेस्पिरेशन, नंबर ऑफ एटीपी 36, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज। पार्शियल रेस्पिरेशन के अंदर कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी, लैक्टिक एसिड बनेगी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 एटीपी और अल्कोहल फॉर्मेशन। अब देखो इस बच्चे ने भी देखो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये वही आ रहा है बेटा। देखो एक चीज और करना अपने आंसर में, अंडरलाइन जो तुम लोगों को बताया है। आ रहा है समझ में? इसने नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, हम जो और अच्छा कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ब्लैक पेन से कर दो, पेंसिल से कर दो, लेकिन रेड पेन यूज नहीं करना। नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। देखो बेटा अंडरलाइन के लिए ब्लू पे ब्लू यूज करोगे तो विजिबल नहीं होगा, ब्लू पे ब्लू यूज करोगे तो विजिबल नहीं होगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो पेंसिल, नहीं तो ब्लैक पेन। कैसे करोगे? अब देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर, बेटा बातें नहीं, पूरे क्वेश्चन के अंदर ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बाकायदा अंडरलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनाएरोबिक और रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मेन प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड। आ रहा है समझ में? अंडरलाइन कर सकते हो। जिन लोगों को देखो मैं हाईलाइट करने की बात कर रहा हूं, अब ये देखते ही हाईलाइट हो जाएगा कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? मेन प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। कौन सा रेस्पिरेशन? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हाईलाइट हो जाएगा वो वाला पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ही क्वेश्चन पूछा गया मल्टीपल फिजन का और फ्यूजन का। मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम बेटा क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या होता है, कुछ पता है? जो हमारा मलेरिया वाला भाई क्या बोलते हैं मच्छर होता है, वो प्लाज्मोडियम में ही होता है। कहां पे जाके अपने आप को डिवाइड करता है? हमारे लीवर में जाके। आ रहा है समझ में?
देखो ये अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके, हमें ये मानना है कि हमारा आंसर देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तीन लाइन में या 4 लाइन में खत्म कर दिया, पैराग्राफ वाइज दिया, इसलिए ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को। देखो विजिबल होनी चाहिए बकायदा क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का बेटा कौन सा पार्ट। सागर स्पेशली तेरे को बता रहा हूं, मोहित बेटा तुम लोगों की ये चीज की गलती करते हो तुम लोग, इसलिए बोल रहा हूं ये करते। देखो मैंने वही बोला ना, अगर हमारा कंटेंट कम रहता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हो। जो करो वो तो इतना अच्छा करो कि उसमें मार्क्स ना कटे। आ रहा है समझ में? तो कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो और कौन सा पार्ट कर रहे हो, ये थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए। आ रहा है समझ में? इस पे भी ध्यान रखना। अब देखो ये हमारा कौन सा पार्ट था, बी पार्ट था। अब एक और चीज देखना है, यहां पे हमारे कौन से क्वेश्चन इन्वॉल्व होने लग गए, फिजिक्स के। बेटा इधर देखो फिजिक्स के, अब कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो लाइट का पोर्शन आ गया और ये इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बकायदा देखो इधर, अपने आंसर को लास्ट में जो आंसर आता है उसे विद इन अ बॉक्स डाल दो। आ रहा है बेटा? अपना जो आंसर लास्ट में आ रहा है उसे किस में डाल दो, बॉक्स में डाल दो, और यूनिट जरूर लगा देना। यूनिट अगर नहीं होती है तो आधा मार्क्स इसी का ही कट जाता है। आ रहा है समझ में? देखो कुछ भी क्वेश्चन दे रखा था, बकायदा क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंट करा हम लोगों ने, और क्वेश्चन के साथ अपना जो आंसर है, एक तो फॉर्मूला। देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के मार्क्स कहां कहां मिलते हैं, एक तो जो गिवन चीजें हैं उनको हाईलाइट करो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके बाद फॉर्मूला मेन चीज होती है, उसके बाद आंसर, देन यूनिट। 4 चीजें अपने न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व करोगे, गिवन, फॉर्मूला, आंसर और यूनिट। आ रहा है समझ में? इन चीजों पे ध्यान देना और देख लो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, शांत तो बैठा है, कुछ भी चमकने दे। अब बेटा ये ब्लड चीजें हैं इसलिए बोल रहा हूं, तेरे पास अपने पास जो रहता है ना उस पर ध्यान दे। अब इधर आ जाओ बेटा, इधर देखो, अब भी अगर रफ वर्क है बेटा, अब भी अगर रफ वर्क है तो कहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, साइड में। वो लास्ट में जब कॉपी सबमिट करी होगी ना तब काट दिया होगा। ये जितना भी रफ वर्क है वो लास्ट में हमने यहां पे रिप्रेजेंट करके काट दिया। अब देखो बेटा इधर एक और चीज बता देता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने लग गए, अपने आंसर को किस में डिवाइड कर रखा है, पॉइंट्स में। जब यही चीज कंबाइनली एक पैराग्राफ में कर देते हैं तो मार्क्स कम दिए जाते हैं टीचर से, लेकिन अगर इसी को डिवाइड कर दोगे पॉइंट्स में तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसमें देखो केमिकल रिएक्शन भी रिप्रेजेंट कर रखी है, सारे पार्ट्स बता रखा है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, बेसिकली 2 मेटल दिए होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है। देखो आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन दी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आ रहा है समझ में? पूछा है कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, कौन किसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर सकता है, और कम रिएक्टिव ज्यादा को रिप्लेस नहीं कर सकता। बकायदा हर पॉइंट में अलग अलग बता रखा है। नीचे वाला क्वेश्चन में देखो, सिन्नेबार मेटल एंड नॉन मेटल से आया है। सिन्नेबार किसकी ओर है, मरकरी की। फॉर्मूला क्या है सिन्नेबार का, HGS। अब मेटलर्जी रिएक्शन, बेटा मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर मेटलर्जी से रिएक्शन कैसी आती है, पूछा जाता है कि कौन सी ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है। 2 टॉपिक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को बताया था, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। याद रहेगा, रोस्टिंग किसी भी ओर को अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करा जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग, और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन तो प्रोसेस कौन सा होगा, कैल्सिनेशन। आ रहा है समझ में? मेटलर्जी में 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं ये। दूसरा, ये प्रोसेस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किसके लिए यूज होते हैं, जिसमें हम लेते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स और माइल्ड रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में क्या याद काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। आ रहा है समझ में, इलेक्ट्रोलिसिस। और मेनली 2 और कौन कौन सी हैं, अगर ऑक्साइड वाली ओर है तो उसमें कौन सा काम में लेते हैं, रोस्टिंग, और सल्फाइड वाली ओर है तो उसमें काम में लेते हैं कैल्सिनेशन। आ रहा है समझ में? अब देखो इधर ये प्रोसेस देख के बताओ मुझे। देखो बेटा इधर देखो, मरकरी, ये सिन्नेबार दिया रखा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है,
तो कौन सा प्रोसेस हो गया ये? रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस है। और ये मरकरी ऑक्साइड, बाद में इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, लास्ट में एक्सट्रैक्ट क्या हो गया हमारा? मरकरी। बकायदा देखो लास्ट में एक कंडीशन लिख रहा है, द कंडीशन रिक्वायर्ड इज हीट इन ब्लास्ट फर्नेस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो नीडेड ए ऑक्सीडाइज मरकरी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए कौन सा प्रोसेस है? रोस्टिंग। आ रहा है समझ में? बकायदा लिख रखा है। मैं तुम लोगों को ये चीजें शेयर कर दूंगा लास्ट में ग्रुप में, सारी चीजें। आ रहा है समझ में? एटलीस्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा इसका, कि एक क्वेश्चन पेपर, एक पेपर पूरा सॉल्व, इसे अच्छी तरह देख लेना। अभी मेन पॉइंट है इसलिए जल्दी बता रहा हूं। अब देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं तो ये किससे रिलेटेड है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहा है। कम मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए इसने डायग्राम इंक्लूड नहीं कर रखा। अब देखो जैसे जैसे हमारा पार्ट बढ़ता जा रहा है, एक क्वेश्चन तुम्हारा हेरिडिटी से पक्का आएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से है ज्यादातर चांसेस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी क्या होगा? F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। रेशो पूछ सकता है, डायग्राम पूछ सकता है, किस किस में होते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे देखो यही दे रखा है तुम्हारा, F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल, पूछ रखा है F1 जनरेशन के प्लांट टॉल होंगे या ड्रॉप होंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सारे के सारे क्या हो जाते हैं? टॉल होते हैं। रेशो लेंगे तो कितना रहता है? 3:1। किस जनरेशन में? F1 जनरेशन में। और F2 जनरेशन में क्या रहता है? बताया हुआ है, F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर रेशियो रहेगा 3:1 और F2 जनरेशन में क्या रहेगा? 1:2:1। वही बात कर रहे हैं, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, या F1 और F2 की बात करेंगे। इन्हें रेशो में भी बोल सकता है या जीनोटिपिक। फिनोटिपिक कौन से होते हैं? जो हम विजिबली देख सके, और जीनोटिपिक जीन्स जिनको हम नहीं देख पा रहे। यही प्लांट, बेटा बातें नहीं लास्ट में। 3:1 का मतलब टोटल हमारे 4 प्लांट बनते हैं, जिसमें 3 टॉल है, 1 ड्रॉप है। आ रहा है समझ में? जब जीनोटिपिक में जाते हैं तो जीनोटिपिक में हम क्या बोलते हैं? प्योर टॉल, ये 2 हाइब्रिड, ये प्योर ड्रॉप। और यही डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है तो रेशियो क्या होता है इधर? 9:3:1। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कौन सा होता है? 12:24:12 121। ऐसे याद रख लो, 12:24:12 121। यानी अगर पूछा जाए डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने बनते हैं? 16। आ रहा है समझ में? टोटल नंबर ऑफ प्लांट 16। और F1 जनरेशन में इस तरीके से डिवाइड होंगे और F2 जनरेशन में इस तरीके से। अभी लेंगे, अभी डायग्राम के साथ लूंगा। ये तो इधर दिखा था मेरे को। ये देखो 3:1 फॉर टॉल प्लांट, और फॉर शॉर्ट प्लांट क्या है? ये टॉल प्लांट के लिए 3 हो गया और शॉर्ट प्लांट के लिए 1 हो गया। बाकायदा इसी चीज को एक्सप्लेन कर रखा है इसने। अब देखो इस कॉपी को थोड़ा सा और ले लेते हैं जल्दी। अब देखो बेटा, डायग्राम के लिए तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, डायग्राम तुम्हारी किससे होनी चाहिए? पेंसिल से। भले ही तुम्हारी लेबलिंग ऑफ डायग्राम पेन से कर दो, लेकिन डायग्राम बनेंगे किससे? पेंसिल से बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आधा नंबर डायग्राम अगर पेन से बना दिया तो कट जाएंगे, पेन से अगर डायग्राम बनाया तो आधा नंबर उसमें कट जाएगा। आ रहा है समझ में? अपना जो भी चीज बताओ, डायग्राम किससे बनाओगे? पेंसिल से। और बकायदा लेबलिंग ऑफ डायग्राम करोगे, लेबल करोगे उन डायग्राम्स को। ये इंपॉर्टेंट चीज है किसके अंदर? फिजिक्स के जो डायग्राम बनेंगे हमारे, या बायो के जो डायग्राम बनेंगे। आ रहा है समझ में? बकायदा देखो इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, इसकी भी बात करेंगे। जब भी प्रिज्म के अंदर से क्या होता है? रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है, रेड सबसे ऊपर रहता है। रेड की वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम। और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? कम, मिनिमम। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? बेटा इधर देख लो एक बार, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। क्वेश्चन में जरूर ध्यान देना,
एनर्जी के बारे में पूछ रहा है या वेवलेंथ में? आ रहा है समझ में? अगर मैंने पूछा कौन से कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा का मतलब वेवलेंथ सबसे कम, किसकी होगी? एनर्जी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे कम, रेड। आ रहा है समझ में? एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वायलेट की। याद रहेगा? ऑलमोस्ट देखेंगे तो अब ये चीजें तुम लोगों को समझ आने लग गई होगी कि कॉपी में रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये देखो सोलेनॉइड का डायग्राम है, पेंसिल से बनाया हुआ है बकायदा। पेंसिल से जब भी डायग्राम बनाओगे, कल भी बताया था तुम लोगों को, रे डायग्राम और मैग्नेटिक में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायग्राम, ध्यान देना बेटा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एरो कंडीशन कंपलसरी है। एरो से ही पता लगेगा डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ है। रे डायग्राम में पता लगेगा इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है। इसलिए ये एरो रिप्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। इन एरो पे ध्यान देना। आ रहा है समझ में? क्योंकि एरो हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में भी बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी बताएगा, और लाइट में इंसिडेंट रे के बारे में बताएगा, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। ये देखो अंडरलाइन वाली बात आ रही थी ना, दिख रहे हैं अब ये? इसी पेन से ही देखो, ब्लू से ही अंडरलाइन करा हुआ है, लेकिन करा हुआ है। आ रहा है समझ में? जब आंसर बड़े हुए तो अंडरलाइन कर दिया। तुम लोग 2 नंबर 3 नंबर से भी चालू कर सकते हो। आ रहा है समझ में? जब पैराग्राफ बड़ा हो जाता है तो लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो। अब देखो यहां पे हमारा ये आंसर देखो कितने बड़े बड़े पे। अब बकायदा जैसे ही सेक्शन चेंज हो रहा है तो सेक्शन चेंज का भी क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। सेक्शन डी। आ रहा है समझ में? यानी अगर सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर है, तुम्हें लगता है कोई पहले अच्छा आता है तो उसे पहले रिप्रेजेंट कर दो, फिर दूसरे को बाद में, लेकिन सेक्शन को इंटरमिक्स मत करना। आ रहा है समझ में? अब सेक्शन डी। अब देखो जैसे ही सेक्शन डी आ जाता है, क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट चालू हो जाते हैं। क्वेश्चन विद इन ए क्वेश्चन, पार्ट 1 का आंसर, पार्ट 2 का आंसर, पार्ट 3 का आंसर, इनको मेंशन करना मत भूलना। बच्चे इसमें भी बड़ी गलती करते हैं, इंटरमिक्स बहुत करते हैं और मार्क्स कटते हैं फिर इस चीज के। टीचर 1-2 बार तो हाईलाइट करके सही कर देगा, तीसरी चौथी बार सही नहीं करेगा, वो जर्नल मार्क्स एवरेज करके दे देगा बस। उसे कोई मतलब नहीं है कि पीछे दे रखा है आगे दे रखा है। इस चीज का ध्यान जरूर रखना। मेन चीजें हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। ये लास्ट पेज था क्या? नहीं है अभी। अब देखो जितने भी हमारे आंसर बड़े होते जा रहे हैं, बकायदा पार्ट्स में देखो आंसर मिल रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और केमिस्ट्री के जितने भी हैं उसमें इक्वेशन रिप्रेजेंट जरूर करना। पहले ही बता रहा हूं मैं, ये देखो ये सारी इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रखी है जिस जिस क्वेश्चन में पूछी हुई है। तुम्हारी टोटल 20 से 25 रिएक्शन है, बार बार उनको एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। आ रहा है समझ में? उन्हीं को यूज करके आंसर दे रखा है। अब ये देखो कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, अगर वॉशिंग सोडा पूछा है तो वाटर मॉलिक्यूल साथ में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। आ रहा है समझ में? कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल है तो 5H2O भी जरूर मेंशन करना जरूरी है। आ रहा है समझ में? गलती से कोई हो जाता है, देखो पहली बात तो कटिंग होनी नहीं चाहिए, और अगर कंपलसरी अगर कटिंग करनी भी है तो क्या करोगे? केवल एक वर्ड को एक लाइन डालोगे, यूं नहीं कि इसे खिचड़ी मचा दोगे। आ रहा है समझ में? अगर लगता है कि एक लाइन काटनी है और कंपलसरी है तो केवल एक लाइन ऐसे कटिंग करके दिखा सकते हो, केवल इतना, इसका मतलब कट गया। ऐसे मत करना। ये आ रहा है समझ में? चाहे ब्लैक से कर दो चाहे ब्लू से कर दो, बस एक लाइन, सिंगल लाइन, ये गलती मत करना। सिंपल एक लाइन मार दो, इसका मतलब कट गया। आ रहा है समझ में? और अगर खुदा ना खास्ता अगर पूरा पैराग्राफ गलत लगता है, आ रहा है समझ में? इस पूरे को खिचड़ी मत बनाना है, बस एक लाइन। आ रहा है समझ में? एक लाइन मार के ये रिप्रेजेंट करा जा सकता है हमारा ये आंसर गलत है, जस्ट इसके नीचे दोबारा ऑप्शन चूज करके लिख दो। सबसे पहली बात तो ये चांस होना ही नहीं चाहिए। आ रहा है समझ में? लिखने से पहले पेपर एनालिसिस के लिए तुम्हें 15 मिनट मिलते हैं पहले बोर्ड के पेपर में। पेपर देने के बाद अपने आप को ये डिसाइड कर लो कौन सा क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आता है, बड़ी पेंसिल से टिक लगा लो कि ये आता है, ये बाद में करना है, ये पहले ऑप्शन अटेंड करना है। आ रहा है समझ में? पोर्शंस के लिए बता रहा हूं मैं। अच्छा देखो अब डायग्राम पे आ जाओ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये गार्ड सेल,
ये गार्ड सेल में देखो बकायदा पूरा डायग्राम पेंसिल से बनाया हुआ है, कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया हुआ है विद लेबलिंग। लेबलिंग का भी एक तरीका तुम लोगों को बताया था। लेबलिंग के लिए हमेशा कोई एक साइड चूज करो, या तो राइट या लेफ्ट। लेबलिंग नहीं मेरा मन करे एक को लाइन यहां मार दिया, एक को यहां मार दिया, तीसरे को यहां, चौथे को यहां बना दिया, ऐसे कबूतर। आ रहा है समझ में? लेबलिंग का मतलब होता है डायग्राम पकड़ो और कोई एक साइड लेबलिंग होती है यहां पे। आ रहा है समझ में? लेबलिंग का मतलब होता है चीजें एक साइड चूज करके, ताकि डायग्राम नीट एंड क्लीन देखे दूसरी साइड से। लेबलिंग करो, बकायदा एक साइड रिप्रेजेंट कर दो इसको, यहां से रिप्रेजेंट कर दो एक एक लाइन, बस इजीली दिख जाएगा। दोनों तीनों साइड यूज मत करना डायग्राम की लेबलिंग के लिए। आ रहा है समझ में? और बकायदा अंडरलाइन करना या इक्वेशन देना, वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी है। और देखो फिर वही फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, अपनी लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट नहीं करना। बकायदा देखो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि हमें आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट नहीं करना। ओम्स लॉ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे देखो स्टार मार्क कर दिया। ओम्स लॉ को बकायदा एक पैराग्राफ में बता दिया, उससे पहले कौन सा फॉर्मूला होता है, किस किस पे डिपेंडेंट रहता है, कैसा रेशियो रहता है, वो बता दिया डायरेक्टली। अब देखो बेटा, इधर देखो, ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन आ गया हमारा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमसे पूछा है रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। जो डायग्राम उसने पेपर में भी बनाया हुआ है, देखो कई क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट के क्वेश्चन का डायग्राम बना दो कि अगर 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में लगे हुए हैं, एज इट इज उसने डायग्राम बना दिया, तीनों रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया। आ रहा है समझ में? तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम के साथ में, देखो बकायदा उसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब कॉमन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूले को देखो बाई पार्ट कैसे करोगे। पहले फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, फिर करंट निकाल दिया। अब किसी दूसरे केस में अगर वोल्टेज पूछा हुआ है, तो सेकंड पार्ट उस क्वेश्चन का बकायदा सेकंड पार्ट लिख के देख लो, अपने आंसर्स को बॉक्स में डालोगे कि फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर ये है। आ रहा है समझ में? इस चीज पे ध्यान देना थोड़ा सा। अब वैसे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, उसके बाद देख लो दोबारा हमारा लास्ट सेक्शन आ जाता है, कौन सा? सेक्शन ई। एक आएगा हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी बोलेंगे। बेटा केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूले के लिए बता रहा हूं, फॉर्मूले के लिए बकायदा ये बताना है बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड। हाँ क्या सही है बेटा? CHO एल्डिहाइड ही होता है, सही है। C डबल बॉन्ड OH, सही है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला यही होता है, कीटोन का यही होता है, CO भी लिख सकता था ऐसे। आ रहा है समझ में? एल्डिहाइड का। और ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन जो तुम्हें बताया था, कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये सारी चीजें। आ रहा है समझ में? ऑलमोस्ट हमने कॉपी वाला सारा पार्ट डिस्कस कर लिया है। यही वो मेन चीजें थी जो तुम लोगों को बताना था। फिजिक्स के आंसर होंगे बॉक्स में रखना। आ रहा है समझ में? इन चीजों का ध्यान रखना बस। अभी ये डायग्राम वगैरह का भी आएगा, वो भी बताएंगे थोड़े से। वही आंसर की वैल्यू वगैरह किसमें दी हुई है, वो सारी चीजें। क्या ये प्लम्यूल की बात कर रहा है? प्लम्यूल इज नोन एज ए फ्यूचर शूट। प्लम्यूल का होता है, प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक प्लम्यूल होता है जो ऊपर आगे चल के ग्रो करने वाला है। फ्यूचर शूट इसलिए बोल दिया, जो आगे चल के ऊपर वाला पार्ट बनेगा। नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नया नहीं है। प्लम्यूल का मतलब देखो, प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, जो ऊपर होता है वो शूट होता है, नीचे होता है वो रूट होता है। उसी शूट के पार्ट को ही प्लम्यूल बोला जाता है जब वो जर्मिनेट कर रहा होता है, उग रहा होता है, बीज की फॉर्म में होता है। अब बेटा ये रे डायग्राम तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, ये रे डायग्राम पेंसिल से बनाना है, एरो होने चाहिए बकायदा इसके। आ रहा है समझ में? पेंसिल से बनाना है, एरो होने चाहिए बकायदा इसके, कहां से कहां जा रहा है। और ये
कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अंदर बकायदा ये एजेस बनाओगे। अगर ये एजेस एब्सेंट होगी ना तो कॉनकेव को कॉन्वेक्स बन जाएगा, कॉनकेव का कॉनकेव और कॉन्वेक्स इंटर कन्वर्जन हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ये देखो, ये एज लगाने की वजह से ही हमें पता लग रहा है कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स, क्योंकि रेज देखो यहां से आ रही है, ये टकरा के इधर गई। आ रहा है समझ में? बस अब लास्ट पोर्शन ही है मेरे को लग रहा है, खत्म। यहां पर हम लोगों क्या, कोई और डाउट इन कॉपी से रिलेटेड, कुछ आंसर रिप्रेजेंटेशन से हाँ बोलो, एक एक बार रुको, हाँ बोलो। नहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो ना, इधर लाइट इधर से आएगी टकराएगी पीछे गया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसने देखो, ये शेडिंग इसने, पता है इसने शेडिंग गलत करी हुई है, ये पीछे की शेडिंग होनी चाहिए थी। आ रहा है समझ में? गलतियां समझ में आई? देखो गलतियां पकड़ने लग गए, इसका मतलब तुम अपनी चीजें सही करने लग गए। आ रहा है समझ में? हमें पता है कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो अंदर वाली साइड में क्या होनी चाहिए थी, शेडिंग। आ रहा है समझ में? हाँ अभी करते हैं।